हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मैडम, स्टार्ट कर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग सब म्यूट कर लीजिए क्योंकि कुछ कुछ आवाज आ रहा है। पीपीटी दिखने लगा? जी मैडम। जी, थैंक यू। तो हम लोग अभी तक सेल्फ, किसी का आवाज आ रहा है तो अब तक तो सेल्फ डेवलपमेंट का सब कुछ देख रहे हैं। अब तक अंडरस्टैंडिंग का हम लोग को पता चल गया, कैसे हम लोग खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह का ईगो स्टेट्स अगर देखा जाए तो चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट वगैरह, तो लाइफ पोजीशन में भी हम लोग को कहाँ तक हम लोग खुद को देख सकते हैं। और उसके बाद तो हम लोग ट्रांजैक्शनल स्टाइल्स भी देखे। उसके साथ साथ लीडरशिप जो बोल रहे थे, लीडरशिप के बारे में हम लोग बहुत सारा बातचीत किए कल। लीडरशिप में स्टाइल्स वगैरह हैं, जैसे कि पावर है, पर्सनल पावर, कोएसिव पावर, है ना। तो रेफरेंट पावर, जो पावर है वो अपने हिसाब से वो पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपने रोल मॉडल दिखाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखे कि क्या एथिक्स होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बच्चों को मोरल साइंस के जैसे पढ़ाते हैं, तो हमारे मोरल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो भी हम देखिए। और एथिकल रिलेशनशिप, किस तरह का रिलेशनशिप हम लोग को रखना चाहिए एज विद पेरेंट्स, विद स्टूडेंट्स, विद मैनेजमेंट। तो उसके साथ साथ सबका अलग अलग किस्म का एथिक्स भी हम लोग देख चुके हैं अब तक। तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग तो हो गया प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स करके, जैसे कि हम लोग का डिग्निटी के साथ साथ रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, ये सब हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज में दिख रहा था। तो एक पार्ट तो हम लोग का खत्म हो ही गया, हम लोग को पता चल गया हम लोग किस तरह का अंडरस्टैंडिंग हम खुद पर रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ मुश्किलें आ गया हमारे अंदर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज अगर दिखने लगा तो हम लोग खुद को मैनेज कैसे करें। तो मैनेजिंग सेल्फ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आने से हम लोग किस तरह का मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस तो है ही सबका, कहीं ना कहीं स्ट्रेस छिपा हुआ है। तो वो स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस होने से किसको, कैसे आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हैं, तो आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं। देन वी विल गो फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। हो तो बहुत ही जरूरी है टीचर या अध्यापक के लिए, एक प्रोफेशन, इस तरह का प्रोफेशन, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन से ही ज़्यादातर डील करते हैं। और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे टीचिंग प्रोफेशन हम लोग क्या कर सकते हैं।
सो आगे बढ़े तो इसमें मैनेजिंग सेल्फ तक तो है ही, जैसे कि यूनिट 4-5 तो है। इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करें कॉन्फ्लिक्ट का, किस तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होता है, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हम लोग कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में हम एग्जाम्पल के साथ रखे हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बच्चों में कोई फर्स्ट होता है तो कोई सेकंड, कोई थर्ड, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड में देखा जाए तो उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मुझे ही लेना है ये जगह। तो ऐसे कि तन्वी और पारुल दो 7th ग्रेड का स्टूडेंट्स है, रेसिडेंशियल स्कूल में है, तो इन दोनों में बहुत कंपटीशन है। So, however, तन्वी has formed a group, जो तन्वी और पारुल में दोनों जो है, तन्वी एक ग्रुप फॉर्म कर दिया और पारुल को छोटा दिखाने का कोशिश, क्लास के सामने, हॉस्टल के सामने, डाइनिंग हॉल हो या जो भी हो, अगर उसको छोटा दिखाया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और उनमें से एक कंपटीशन का दावा जा सकता है। तो वहाँ पर अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो तो ऐसे टीचर आप कैसे संभालेंगे, या ऐसे वार्डन वहाँ पर रहने से हॉस्टल के वहाँ पर कैसे संभाला जा सकता है, क्योंकि ये नहीं दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट का, एक कंपटीशन का, एक जेलस फीलिंग है। तो स्टूडेंट टीचर का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। तो यहाँ पर हम एक रखे हैं कि चाहे आप जितना अच्छे तरह से पढ़ाए, वहाँ पर एक ना एक स्टूडेंट आ ही जाता है कि नहीं, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, या ये टीचर बहुत सवाल पूछते हैं। तो ऐसे एक स्टूडेंट था रक्षित। तो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। रक्षित एक 9th ग्रेड का स्टूडेंट है जो कि सीरियस नहीं रहता है अपना क्लास में। तो श्यामल कुमार एक केमिस्ट्री टीचर, बहुत एंथुसियास्टिक है, सबसे बात करते हैं, पूछते हैं। तो वो देखे कि रक्षित अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास में, तो अलग से रक्षित को पूछ के बुला के पूछे कि आपका क्या मुश्किल है, व्हाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो श्यामल गेट्स टू नो, उनको पता चला बातचीत करके, दैट रक्षित कभी खुद को नॉन सीरियस नहीं बताता। हम तो सीरियस है ही सर, शायद कोई टीचर ऐसे बोल के कि हम नॉन सीरियस है, हम हर वक्त सब क्लास में सीरियस है। तभी वो पकड़ लिया एक मैथ्स टीचर, कि 8th स्टैंडर्ड में एक मैथ्स टीचर पढ़ाते थे और मुझे हर वक्त पूछते थे, क्योंकि वही सर बोल दिए कि हम नॉन सीरियस है और ये र्यूमर फैल गया है। तो हम ऐसा नहीं है, लेकिन टीचर ऐसे है जो कि मेरे बारे में ऐसे बताए। तो Rakshit does not attend the classes seriously and so everyone in the school considers him so. तो टीचर बोलने के कारण मेरा ऐसा है, नहीं तो कुछ नहीं। तो देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट ले आता है एक स्टूडेंट टीचर में। टीचर में किस तरह का सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि सुनीता मैडम एक है, वो बहुत एंथुसियास्टिक टीचर है, बहुत रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, और जब कोई नए ज्वाइन करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये करूँगी वो करूँगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेने लगे और 10 से 12 घंटा काम करने लगे। कुछ भी काम ना हो तो वहीं पर काम करते रहते हैं। तो क्या हुआ, स्टाफ रूम में और एक टीचर देखे, तो स्टाफ रूम में वो टीचर देख के बताए कि आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे से काम कीजिए। तो सुनीता ऑफन एंड्स अप डूइंग ऑल वर्क, सब काम करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम तो काम करते ही रहते हैं, लेकिन इनका क्या जाता है, ये क्यों ऐसे बताने लगे हैं, राइट। तो एक मन का होता है कॉन्फ्लिक्ट, कहीं भी हो एक मन में आ जाता है, तो तभी बोलने के कारण ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगता है। एवरीवन इज इन्वॉल्व विद कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। सो वी डोंट नो, we don't get to know a colleague or a student is in conflict situation till the time is shared. कोई बताए या कोई हम किसी को हम देखें कि कहीं मुश्किलें पैदा हो गया,
तब तक नहीं पता चलता है। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब हमारे सोच या आइडिया या हमारे विश्वास, हमारे एटीट्यूड दूसरों से अलग हो तभी। तो दूसरों से अलग होने से कोई कोई लोग मान जाते हैं, कोई कोई लोग मानते नहीं हैं। किसी का गोल, किसी का प्लान, किसी का सिचुएशन अलग हो तो दूसरे किसी के साथ अगर हम लोग काम करने लगे तभी मुश्किल आता है। जब हम खुद काम करते हैं तभी मुश्किलें नहीं आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, प्रोफेशनल लाइफ मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई दो टीचर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो देखने से ही गुस्सा आ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हटाना तो चाहिए हमें। इसी सिचुएशन, इसी प्रोफेशन में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं चला जा सकता। तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो हम फिर से बताते हैं गोल डिफरेंस। जैसे कि दो साइंस टीचर है, एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, तो अगर दोनों में ठीक से रजामंदी ना हो, दे डोंट अंडरस्टैंड वन सिचुएशन, तभी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि प्रिफर्ड आउटकम, जैसे कि हम चाहते हैं ये एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करें, दूसरे बोले कि ना ना ऐसा नहीं, वो दूसरा। तो प्रिफर्ड आउटकम गोल के साथ अगर हम लोग बात करें तो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। देन थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज, जैसे हम लीडरशिप में बता रहे थे, लेस एज फेयर लीडरशिप बहुत ही आसान है क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह हैं तो वो अपने अपने कर लेते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स में भी अगर थॉट्स या पर्सपेक्टिव, आइडिया दूसरा हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। सो कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस, जो थॉट्स के ऊपर, आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। तो नेक्स्ट होता है अफेक्टिव एक्सप्रेशन। कोई अगर कड़वा से बात करते हैं तो फीलिंग हो जाता है, इमोशन हो जाता है, गुस्सा होता है। तो हियर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है। हम गुस्से से बात कर सकते हैं, या मुंह मोड़ के चले जाते हैं, या फाइट हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है। ये सब हमारे इमोशन के ऊपर होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारे एक टीचर जिनको अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड मिला, बहुत खुश है और बहुत सेटिस्फाइड है, लगातार होना तो चाहिए ही। तो अनदर कोलीग और एक टीचर बोल रहे हैं, तो सेम सिचुएशन बहुत लोगों को हुआ है, इसमें ज्यादा खुशी देने का क्या मतलब है? तो ये ज्यादा शो कर रहे हैं, खुशी तो खुशी ही है। तो यहाँ पर फीलिंग्स, इमोशन अलग अलग लोगों का अलग हो सकता है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन दूसरा तरह हुआ जाए तो यहाँ पर रूमर फैल सकता है कि एक अघटन, मतलब अलग तरह का रूमर हो सकता है जो कि सही नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हो सकता है। तो व्हाई डू पीपल गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट? लोग क्यों कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं? कोई दो आदमी, कोई दो लोग एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। देयर आर पर्सनालिटी डिफरेंसेस। कोई ज्यादा ऊंचा आवाज से बात करते हैं, कोई धीमी आवाज से बात करते हैं, कोई चुपचाप रह जाते हैं। तो यहाँ पर इजीली अडाप्ट करने वाला मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गेटिंग अलोंग विथ अदर्स पर्सनालिटी इज डिफिकल्ट। वैसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड, जो अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं, अलग एक्सपीरियंस है। किसी का 5 साल एक्सपीरियंस, किसी का 10 साल, किसी का 2 साल, ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट परसेप्शन उनका है एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर सकता है। जब हम खुद का वैल्यू, खुद का इंटरेस्ट भाव ना दे, अगर इम्पोर्टेंस ना दे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ज़्यादातर पावर सिचुएशन में अगर कोई पावरफुल है तो उन लोग दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दिखता नहीं है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ज़्यादातर अगर एक्सपेरिमेंट लोग होते हैं तो वहाँ पर रिसोर्स कम होने के कारण उन लोग आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कि देयर आर 3 इंडिविजुअल्स इन a school who are eligible for a senior position, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन किसी को सीनियर पोजीशन मिला
सेम एक्सपीरियंस है, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन किसी को नहीं मिला, तो वहाँ पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का होने का बहुत चांस है। तो हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, जैसे कि ये सब हम फैक्टर्स बताएं, तो ये अलग से एक है। तो सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। एक तो अपने से पर्सनल, और एक एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल हर वक्त हमारा खुद का एक्सपेक्टेशन ज्यादातर होता है। हम लोग सबको बोलते हैं, बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि एक्सपेक्टेशन खुद का हो और उसको निभाया ना जाए तो मन ही मन हो जाता है मुश्किलें पैदा, कि हम क्यों नहीं कर सकते, ओवर थिंकिंग हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल ना हो तो वहाँ पर गोल इनकम्पैटिबिलिटी, जॉब अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब हो सकता है किसी के प्रोफेशनल लेवल में। तो ये दोनों को लेके हम टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग को अगर पता चले टाइप्स कितने तरह का है, यहाँ पर 5 तरह का टाइप्स है, और ये ज़्यादातर पर्सनालिटी, अपना बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन तो है ही, हम लोग का इंटरेस्ट, ये सब लेके ये 5 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। पहले हम लोग को कहीं किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए। दैट इज व्हाट इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन सेल्फ। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स विद इन वंस ओन सेल्फ। हम में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोग तो पूछेंगे कि बाहर के दुनिया के साथ या लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन हमारे खुद में कैसे। तो ये 3 अप्रोच है जहां पर हम आपको बताते हैं कि खुद पर कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे कि अप्रोच, खाना परोसा गया है, 2 तरफा खाना है, आपको 2 खाना ही पसंद आता है, किसको खाए किसको नहीं। वैसे ही आपको 2 जॉब्स लगा हुआ है, 2 ही अच्छे अट्रैक्टिव है, और पैसा भी ठीक, दोनों में ही ठीक ठाक है। आपको पता नहीं कौन सा जॉब अपनाना है, कौन सा छोड़ना है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाता है तभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। और 2 नेगेटिव होने से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि 2 रास्ता है, व्हेन यू डोंट वांट टू गो टू क्लास एज यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड ऑल्सो नॉट सिट आइडल इन स्टाफ रूम। आपको तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं जाना है, और स्टाफ रूम में भी आइडल नहीं बैठना है, तो आप क्या करेंगे। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही नेगेटिव आ जाता है। तो अप्रोच अवॉइडेंस भी होने से कॉन्फ्लिक्ट आता है। When a person must decide to do something that had positive as well as negative, getting a good job offer but far away from hometown. तो कोई कोई लोग जाना नहीं चाहते दूर जगह, भले ही अच्छे जॉब मिल जाए लेकिन इतना दूर जाके कैसे रहे। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि अपनों से कैसे खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो सकता है। आप डेली लाइफ में ये भी देख सकते हैं, कहीं भी मुश्किलें हो तो ये मुश्किलें कहाँ से होता है और किस तरह का होता है, वेदर 2 पॉजिटिव में होता है, 2 नेगेटिव में होता है, या एक पॉजिटिव नेगेटिव में होता है। ये हम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि खुद पर नहीं, और एक लोग के साथ इन्वॉल्व होने के बाद ही होता है। जैसे कि ये तो ज्यादातर होता ही है कि अगर हम किसी से बात करते हैं और दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता ही है। जैसे कि 2 पीपल कंपीटिंग फॉर द सेम पोजीशन, हम बताए उससे पहले, या 2 स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर देयर टीचर्स अटेंशन इन द क्लासरूम, होता भी है। तो वो गया इंटर। ये इंट्रा ग्रुप, एक तो ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर सबका मन एक जैसे हो, सब अपने अपने को पसंद करते हो, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होता है। तो वहां पर ज्यादातर 2 तरफा कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक होता है सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट। सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट इश्यूज में देखा जाता है, और
अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल इश्यूज में देखा जाता है। तो ये भी इंटेलिजेंस और इमोशन में आप बता सकते हैं, जैसे कि योर स्कूल हैज बीन चोजन टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, और विनिंग स्कूल टीम टीचर स्टूडेंट्स दोनों को जाना है, विल बी सेंट टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन। बट वहां पर साइंस टीचर 4 है, चारों में से 2 एक्सपेरिमेंट करना है जहां पर दे हैव द कॉन्फ्लिक्ट्स, विच एक्सपेरिमेंट इज टू बी शोन। तो कोई बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट होने से होगा, और कोई बोलते हैं और एक्सपेरिमेंट होने से होगा। तो भले ही एक ग्रुप का हो, सभी साइंस टीचर हैं वहां पर, ना मैथ्स है ना इंग्लिश है ना कोई और है, फिर भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक तो इंटेलिजेंस के कारण, एक इमोशन के कारण। बहुत स्टूडेंट्स के साथ अगर बहुत अटैचमेंट है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बात करते हैं। ये है इंटर ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप में से कॉन्फ्लिक्ट तो स्वाभाविक है ही। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड इन ईच अदर सिमिलर इंटरेस्ट, और ग्रुप तो बन जाता है एक बॉन्डिंग के कारण, बट अदर इंडिविजुअल्स शो डिफरेंट नीड्स, मोटिव्स एंड चॉइसेस, तभी एक ऑपोजिट मोटिव आ जाता है एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप में। तो एक कंपटीशन तो आता ही है, ज्यादातर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर एंगेजिंग इन फाइट्स, क्वारल्स। जब 2 ग्रुप होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, बिकॉज ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी अमॉन्ग्स्ट द 2 ग्रुप्स। सो इंडिविजुअल लेवल में अगर देखा जाए ठीक है, बट ग्रुप लेवल में देखा जाए that they are not compatible to each other, they are not having similar interest among each other, तभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट ये तो है ही, किसी भी प्रोफेशन, आप टीचिंग ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, डॉक्टरेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग काम करते हैं तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। जैसे कि the concern is primarily at the level of the organization as a whole, हम लोग एक फैमिली जैसे काम करते हैं। So what happens, जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताए हैं, there are mainly 3 types of intra-organizational conflict। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में काम कर रहे हैं तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक स्कूल में? वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हायरार्की लेवल होता है कि कोई पोजीशन में है, कोई पोजीशन में नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रहते भी कोई पोजीशन में नहीं है, ये हो सकता है। या हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, डिपार्टमेंट में अगर हायरार्की अलग है तो उसमें भी मुश्किलें हो जाता है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, तो जब हमें कुछ रोल दिया गया है, जैसे कि हाउस टीचर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, लेकिन उसका रोल का क्लैरिटी नहीं है, हमें क्या करना है। जैसे हमें बताया गया है इतने बच्चे हैं आपके अंडर में, ये आपको करना है, तो इसके साथ साथ कैसे करना है, क्या निभाना है, किस दिन में करना है, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं, तभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक, तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हम देखें 3 तरफ का कॉन्फ्लिक्ट। एक तो हायरार्की लेवल में किसी भी डिपार्टमेंट हो सकता है, और एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, टीचर में हो सकता है, स्टूडेंट में हो सकता है, और एक होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। और रोल कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादातर हम लोग रोल्स का क्लैरिटी नहीं पता हमें, तो रोल्स का क्लैरिटी ना होने के कारण हम लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते, सॉरी। तो ये कितने तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया? 5 तरह का। सो पहले हम लोग क्या देखें कि सेल्फ, है ना, तो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखे, फिर देखे इंटरपर्सनल। किसी का आवाज आ रहा है?
आप थोड़ा म्यूट में रहिए। अच्छा ठीक है। तो इंट्रापर्सनल, क्योंकि आप लोग अपने स्कूल में ये सब देख सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग के जैसा है ही। इंटरपर्सनल है, इंट्रा ग्रुप का है, इंटर ग्रुप का है और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो फंक्शनल डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल क्या होता है ना, ए फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हेल्प पीपल टू टेक क्वालिटी डिसीजंस। तो अच्छे तरफ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई देखते हैं कि मुश्किलें पैदा हो गया है और आपको पता है कि किस तरह का हेल्प कर सकते हैं, तो आप हेल्प देने चाह रहे हैं लेकिन वहां पर मुश्किल है, जो हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। तो डिसफंक्शनल लीड टू पुअर कम्युनिकेशन, पुअर परफॉर्मेंस अमंग पीपल और ग्रुप मेंबर्स। अगर का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, 4 हो या 5 हो या 10 हो एक ग्रुप में, अगर ठीक कम्युनिकेशन नहीं है तो मुश्किलें हो जाता है। जैसे कि हम एनसीसी का बताते हैं तो कितना डिसिप्लिन होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक जैसे उठते हैं, एक जैसे खाने जाते हैं, एक जैसे परेड करते हैं, लेकिन वहां पर अपने अपना कमांड देने वाले तो लोग हैं ही, लेकिन डिसफंक्शनल में चाहे जितना किया जाए डिसिप्लिन नहीं रहता है और रिजल्ट गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो वहां पर इम्प्रूव्ड अवेयरनेस है, लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, इवन दो कॉन्फ्लिक्ट होता है। एनालिटिकल थिंकिंग, डिफ्यूजिंग टेंशन एंड इंक्रीजिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। कोई कई जगह में हम देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो के भी ठीक हो जाता है, तो वहां पर ग्रुप कोहेसिवनेस ज्यादातर दिखाई देता है। कोहेसिव मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर हो। कंपटीशन होने से भी एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जहां पर फंक्शन करते हैं सब, चाहे ये पर्सनल हो या इंटरपर्सनल हो या ऑर्गेनाइजेशनल हो। लेकिन अगर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो, डिसफंक्शनल का मतलब ही हो जा रहा है डिसकम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन। एक तो ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है। सेटिस्फेक्शन, कोई बोलते हैं मेरा ऐसा होना चाहिए, कोई और किसी का होना चाहिए। तो ये हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग टाइप ऑफ होता है। लेकिन हम लोग को देखना है कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाए। चाहे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हम वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझा सके, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सके। तो एक प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप ले लीजिए। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली एंड इफेक्टिवली नेगोशिएटिंग आर क्रूशियल। मैनेज तो करना ही है, क्योंकि ये हमारा सेशन मैनेजिंग का चल रहा है। चाहे हम खुद को मैनेज करें या दूसरों को मैनेज, तो हम लोग को करना है। किस तरह? देयर आर 2 डायमेंशंस, वन इज असर्टिवनेस और एक है कोऑपरेटिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कंट्रोल ओवर योर ओन सेल्फ, मतलब कंसर्न फॉर सेल्फ, खुद को देखना। कोऑपरेटिव मीन्स दूसरों पर कंसर्न करना, जहां पर हमारा खुद नीड्स और कंसर्न्स को लेकर होता है असर्टिवनेस। बीच बीच में हम लोग बोलते हैं कि बच्चों में अगर कोलिग्स में कुछ मुश्किलें पैदा होता है और आप ना बोलना चाहते हैं, तो असर्टिवनेस एक ऐसा क्वालिटी है, वो नो को इसी कितना अच्छे तरह से बोल देते हैं ताकि दूसरों को कुछ मुश्किलें नहीं होता है। ये हम डायग्राम के साथ समझाएंगे इसके बाद। तो असर्टिवनेस ज्यादातर खुद पर रहता है और कोऑपरेटिवनेस ज्यादातर दूसरों पर रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट खुद पर और दूसरों पर होता है, वैसे ही हम लोग को मैनेज करना है खुद पर और दूसरों पर। यहाँ पर देख लीजिए इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। ये आप खुद को वहां पर बिठा के देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। आप खुद को ज्यादा मानते हैं या दूसरों को ज्यादा मानते हैं, या कॉम्प्रोमाइज में ज्यादातर आना चाहते हैं। तो जैसे कि आप अगर दोनों हाई है, दो मतलब असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों में अगर हाई दिख रहा है, तो ज्यादातर आप कोलैबोरेट करने में बहुत माहिर होते हैं। मतलब
कुछ भी सिचुएशन आने से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दो तरफा आपका हाई होने से। लेकिन आपका अगर असर्टिवनेस हाई हो और कोऑपरेटिवनेस लो हो तो ज्यादातर लोग कंपटीशन में जाते हैं, क्योंकि वो खुद को सेफ रखते हैं, दूसरों को नहीं। समझे? तो असर्टिवनेस लो हो और कोऑपरेटिवनेस हाई हो तो एकोमोडेट करते हैं। हम खुद का ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ एकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं, ज्यादातर ये कैटेगरी अगर हो तो। अगर दो ही लो हो, जैसे कि असर्टिवनेस और कोऑपरेटिव, ना हम खुद को देखते हैं ना दूसरों को देखना है, तभी हम लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं, अवॉइडेंस नेचर हो जाता है। तो अगर सबको मिला के काम किया जाए तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज। तो हम बताते हैं कहाँ पर कौन सा करने से आपको सुइटेबल लगेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करना है। अगर कोलैबोरेशन हो तो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो कोलैबोरेशन कहाँ करना है? व्हेन इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स and require input, commitment is needed. Dealing with strategic issues, जबकि समय बहुत चाहिए, समय है, there is time, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी है, और आपको एक काम पूरा कमिटमेंट के साथ करना है, तो आप कोलैबोरेट के सिवाय कर ही नहीं सकते। और कब नहीं करना है कोलैबोरेशन? हर वक्त तो नहीं किया जा सकता है। When there is no time, समय का बहुत कम समय बहुत कम है, others are not interested and do not have skills। जैसे कि आपका एक ग्रुप है और कुछ समय डेडलाइन दिया गया है, और आप ग्रुप में देख रहे हैं कि हाफ ऑफ द ग्रुप मेंबर्स का स्किल्स नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी से ये काम खत्म करना है। तो तभी आप ना खुद ना दूसरों को देखने से नहीं होगा, तभी कोलैबोरेशन का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दूसरों से पूछताछ के लिए बहुत समय कम है। तो ये है नॉट टू यूज। कंपटीशन कब होता है? जब हम खुद को देखते हैं, दूसरों को कम। तो यहाँ पर व्हेन देयर इज नो टाइम, इश्यूज आर ट्रिवियल। तो जहां पर हम व्हेन नॉट टू यूज किए हैं, वो कंपटीशन में यूज करना है। टाइम नहीं है, सॉल्यूशंस कुछ दिख नहीं रहा है, और एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आपको कंपटीशन में देखना है, चाहे दूसरे करे या ना करे, ग्रुप को तो हमें जीतना है। तो ये आपको कंपटीशन के साथ करना है। लेकिन कंपटीशन कब नहीं करना है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कोलैबोरेशन। जब टाइम हो और कमिटमेंट भी है, बहुत एक्सपर्ट्स भी है, आप दूसरों से बात नहीं करके खुद कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कंफ्लिक्ट का सिचुएशन पैदा हो सकता है। तो कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन गोज साइड बाय साइड। तो एकोमोडेट मतलब आप खुद को नहीं देख रहे हैं, आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, खुद कहीं भी हो आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं दूसरों के साथ, खुद को नीचा दिखा के। क्यों, कब करना है? ये तो हर वक्त नहीं करना चाहिए, जबकि issues are not important to you, your knowledge is limited, there is a long term give and take, you have no power। जब आप एक अच्छे सिचुएशन में है, पोजीशन में है, लेकिन पावर नहीं दिया गया है, आपके पास पावर नहीं है, आपका नॉलेज भी थोड़ा कम है, लेकिन पोजीशन को तो संभालना है, तो दूसरों के साथ मिल के काम करना है, जहां पर एकोमोडेट हो सकता है। लेकिन ये एकोमोडेशन कब नहीं करना है? When others are unethical and wrong। आप अलग किस्म का कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो डिपेंड होने का वजह नहीं हो सकता। यू आर सर्टेन यू आर करेक्ट, आपको पता है कि आप करेक्ट है, लेकिन दूसरों रॉन्ग होने के वजह से आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, तो वहां पर एकोमोडेट नहीं करना है। ये बहुत
इम्पोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन भी है, लेकिन आराम से सुनने से आपको पता चल जाएगा। अवॉइडेंस हम कब करते हैं? जब हम खुद का ना देखें और दूसरों को ना देखें। लेकिन कब करना है? कॉन्फ्लिक्ट इज टू हाई एंड पार्टीज नीड टू कूल ऑफ। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है अंदर, आप घुस के भी कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अवॉइड कब नहीं करना चाहिए? जहां पर बहुत सारे ग्रुप, मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बैठे हैं और आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तो वहां पर आप अवॉइड नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज कब करना है? व्हेन गोल्स आर क्लियरली इनकम्पैटिबल। एक ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, तो आपके हिसाब से आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता। जैसे कि लेसज फेयर लीडरशिप हम फिर से ले आ रहे हैं, सब कोई एक्सपर्ट है, तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ काम करना है ताकि एक्सपर्टाइज नॉलेज आपको मिले। और कॉम्प्रोमाइज कब नहीं करना है? व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस इन पावर। प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉन्फ्लिक्ट इज रूटेड इन डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। हर वक्त हम लोग अगर कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो मुश्किलें भी पैदा हो सकता है। ऐसे तो बोला जाता है हम लोग को पॉजिटिव रहना है, लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव भी कुछ दिखाना है सिचुएशन की वजह से। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड है क्या कुछ। अगर ऐसे सिचुएशन को ठंडा लगाना है कि ठीक तरह का सिचुएशन को एडजस्ट करना है, तो वहां पर हम लोग को सिचुएशन के बेसिस हम लोग को करना है। तो आपको पता चल गया अभी कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह का, कितने सारे हो सकता है रिजॉल्विंग। एक तो कोलैबोरेशन है, कंपटीशन है, अकोमोडेशन है, अवॉइडेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हर जगह नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हम लोग को देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये कंफ्यूजन होने के कारण हम एग्जाम्पल भी लेके आए हैं। कोलैबोरेशन, अगर ट्रबल मेकिंग ग्रुप स्टूडेंट्स है, आपको पता है कि ये सब बदमाशी कर रहे हैं, तो इनको डांट फटकार करके नहीं हो सकता है। जैसे कि here you try to understand why your colleagues are holding that perspective and also explain in to them your perspective. तो अगर कोलिग्स लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो आप लोग कोलिग्स को समझा सकते हैं। कोलैबोरेट मतलब आप खुद का देख के दूसरों को भी देख के कंसर्न के साथ समझाने से एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। कंपटीशन, जैसे कि मिसेस सिसोदिया इज द हेड ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल, जैसे प्रिंसिपल होते हैं। विद इन हर स्कूल शी इज फेसिंग सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि एक कॉन्फ्लिक्ट लिया जाए, मिस्टर पवन एंड कविता, both science teachers, could not agree on where to hold the annual science exhibition activity. She stepped in because वो देख रहे हैं कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों ही अव्वल है, दोनों ही एक्सपर्ट है। तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल, उनको यहाँ पर आना ही पड़ा। She stepped in and decided that they should organize in the playground. तो यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने वाले जगह में आपको वहां पर देखना नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। यू हैव टू एंटर इट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। एकोमोडेशन, जैसे कि इन ए स्टाफ मीटिंग द सॉन्ग्स फॉर द रिपब्लिक डे आर बीइंग डिस्कस्ड। तो वहां पर डांस टीचर भी है जो कि बहुत एडमेंट है, जो अपना ही बात बोलना चाहते हैं, और एक म्यूजिक टीचर भी है। लेकिन दोनों को मिल के रिपब्लिक डे में सेलिब्रेशन करना है। तो यहाँ पर कोई अगर नीचे आ जाते हैं तो मुश्किल नहीं होगा, आराम से हो सकता है। जैसे कि वन ऑफ द यस मिस गीता, म्यूजिक टीचर, thinks that choice B is slightly better, but decides to let Mr. Rahul choose the songs to avoid arguing about two choices. अगर आर्गुमेंट में चला जाता है तो कभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं होगा, इसलिए बोले कि ठीक है आप चॉइस कीजिए कौन सा गाना आपके हिसाब से होना चाहिए।
तो हम उसी में रहेंगे। तो यहाँ पर एकोमोडेट करने के लिए सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को करना है। Avoidance when two groups of students in the hostel dormitory are fighting and one group approaches you to support them. दो ग्रुप तो है ही और आप टीचर हैं वहां पर, आपको बोल रहे हैं, एक ग्रुप आके बोल रहे हैं हम लोग को सपोर्ट कीजिए सर या मैम, तो आप क्या सपोर्ट करेंगे एक ग्रुप को? ये तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दूसरा ग्रुप को भी तो आप जानते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप आप वहां से निकल जाते हैं और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को बता देते हैं कि इस तरह का मुश्किलें हैं, आप लोग ठीक कीजिए। तो अवॉइडेंस आपको पता चल गया होगा कि आप अवॉइड किस जगह पे कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज में जैसे कि रोमा एंड चेतन आर इन चार्ज ऑफ मेस बजट। मेस बजट में दोनों है, तो रोमा को चाहिए इटालियन फूड एक सैटरडे एंड संडे को, चेतन को चाहिए इंडियन कल्चर फूड। तो यहाँ पर फिर से आ गया, तो एक कॉम्प्रोमाइज इज नीडेड। ठीक है, सैटरडे को ये खाना है, संडे को वो खाना है। तो छोटा छोटा चीज में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख जाता है जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज भी ठीक ठाक काम कर देता है। तो ये रह गया आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट का खत्म, छोटा सा चैप्टर था। तो अभी आ जाता है स्ट्रेस। अब तो स्ट्रेस बोलने से तो सबका स्ट्रेस लेवल कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी मीडियम भी है। तो स्ट्रेस किस तरह का स्ट्रेस आ सकता है जहाँ पर आप लोग खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस में हम लोग बहुत वर्कशॉप भी किए हैं, बहुत सारा हम लोग कुछ कुछ टेक्निक्स भी बताए हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग को भी, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बता देंगे ज़्यादा। तो अगर स्ट्रेस देखा जाए किस तरह का स्ट्रेस आ सकता है और हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस मीनिंग टाइट और नैरो। तो ना इधर का ना उधर का। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग जो डील करते हैं, मेरे प्रोफेशन अगर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बोला जाए, कभी स्ट्रेस में बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, irrespective of age, gender, irrespective of culture, circumstances। तो अगर कोई स्ट्रेस में हो तो सबसे बड़ा चीज इफेक्ट जो हो सकता है वो स्टमक, गट फीलिंग, पेट में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, स्किन में प्रॉब्लम होना। तो बहुत किस्म का स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आप जाके स्कैनिंग भी करवाते हैं या कहीं भी जाके दिखाते हैं तो कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड, माइंड रिलेटेड होता है। तो क्या क्या रीजन है? ज्यादातर हमारा माइंड रिलेटेड अगर हो तो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ इमोशन एंड फिजिकल टेंशन। तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस अगर हो, अगर थॉट रिलेटेड या माइंड रिलेटेड हो, अगर अच्छा ना लगे तो वहाँ पर हमारे फिजिकल ऑर्गन में भी मुश्किलें पैदा होने का बहुत चांस है। लेकिन हर चीज नेगेटिव है ये नहीं बता सकते, यहाँ पर पॉजिटिव भी दिखाई देता है। तो स्ट्रेस के हिसाब से दो तरफ स्ट्रेस होता है, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव के कारण, डिस्ट्रेस होता है नेगेटिव। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर बताते हैं, हाँ, तो जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत सारा अपडेट ले लेते हैं और बहुत सवाल पूछते रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आप दिन रात बैठ के जैसे कि आप अपडेट करते हैं। तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, बीच बीच में खाना थोड़ा छोड़ के कैसे हम प्रिपेयर करें कल के क्लास के लिए, कैसे क्या करें। तो ये होता है आपका नॉलेज गेन भी हो जाता है, और इसी तरह का स्ट्रेस को बोला जाता है यू स्ट्रेस। लेकिन अगर कुछ कुछ स्ट्रेस आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है और आपका डे टू डे लाइफ में बहुत तकलीफें देता है, तो इट इज ऑलवेज डिस्ट्रेस। तो
हर वक्त हम तो सबको बोलते रहते हैं कि जैसे कि हमारे लाइफ में जैसे ईसीजी ग्राफ अगर बोला जाए, ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन हुआ जाए तो लोग नहीं रहते, आदमी मर जाते हैं। तो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, ऊपर नीचे आना ही चाहिए, कभी अच्छा कभी बुरा, वो तो लगा ही रहता है। तो कभी दिन कभी रात तो होता ही है। तो वैसे ही बिल्डिंग अप सम अमाउंट ऑफ स्टीम, जैसे कि प्रेशर कुकर आप ले लीजिए, अगर कुछ जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर आप दें तो उसको यू स्ट्रेस ही बता सकते हैं। अगर उससे ज्यादा प्रेशर दें तो हो सकता है कुकर का मुश्किलें पैदा हो जाए, तो उसको डिस्ट्रेस बताते हैं। तो बॉडी जितना स्ट्रेस ले सकता है उतना स्ट्रेस अगर लिया जाए तो आप उसी से मैं खुशी है तो उसको हर वक्त यू स्ट्रेस दिया जाता है। आप लोगों को देखना है कि किस तरह का स्ट्रेस आपका बॉडी ले सकता है और किस तरह का नहीं ले सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक मॉडल करके दिखा रहे हैं। जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल हो तभी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा कि हमें स्ट्रेस होने वाला है, जैसे कि सर दर्द होना, कि कुछ अच्छा ना लगना, किसी के साथ बात ना करना, ये सब कुछ अलार्मिंग सिचुएशन की मुझे कुछ मुश्किलें हो गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फेज 1, फेज 2 होता है। आप सोचते हैं कि ठीक है, जितना स्ट्रेस होता है हम खुद ब खुद सॉल्व करने का कोशिश करें, इसलिए आप किसी के साथ ना बातचीत ना कुछ। तो अपने आप जब स्ट्रेस के साथ लड़ रहे हैं, वो स्ट्रेस ना ही कम हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहां पर एग्जॉस्ट होके आप और सह नहीं सकते, कि कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये एक मॉडल है, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम बोला जाता है, जहां पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स बेस्ड ऑन योर कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस होता है कारण स्ट्रेस का, तो अगर ये रीजंस आपको पता चल जाता है तो आप लोग स्ट्रेस के साथ डील कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आप ही का प्रोफेशनल लेवल का। प्रिया एक स्टूडेंट है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है एंड शी इज ए रेसिडेंशियल स्कूल स्टूडेंट। जब नई नई आई है तो उसको थोड़ा स्ट्रेस फील हुआ है, विच इज द स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन। तो किस तरह का स्ट्रेस हुआ? ज्यादातर जब नए लोग हॉस्टल में रहने आते हैं उनको होम सिकनेस लगता है कि एडजस्टमेंट इश्यूज होता है। तो वैसे ही प्रिया को एडजस्टमेंट इश्यूज होने लगी है। प्रिया माइट डिसाइड ऑन स्टेइंग और लीविंग द हॉस्टल। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। दैट इज द फर्स्ट अलार्मिंग रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। लेकिन वो किसी को ना बता के सेकेंड फेज तक चलने लगी। सी विल ट्राई टू वर्क आउट वेज टू डील विद स्ट्रेसेस। कोपिंग स्ट्रैटेजीज लेने लगी, टाइम मैनेज करने लगी, कुछ अच्छा कुछ होने का सोचने लगी, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने लगी, जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकती थी, दूसरों से हेल्प लेने लगी। If Priya manages to cope up with the situation and feels that the stresses are no longer present, there would be homeostasis. Homeostasis मतलब एक adjustment threshold. लेकिन if the academic pressure keep on increasing and she falls ill and is not able to cope up even with support मिलने के बाद भी वो अगर कोप नहीं कर सकती है तो प्रिया का थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस चली जाती है, जो कि एग्जॉस्शन। नॉट एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस इन अ हेल्दी मैनर। आफ्टर सम टाइम प्रिया माइट इवन रीच अ स्टेज ऑफ बर्नआउट। होता है ना स्टेज 4th जो कि बर्नआउट। बर्नआउट में ज्यादातर हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज आ जाता है, स्ट्रेस से ही पैदा होता है। तो ए साइन ऑफ स्टेज ऑफ एग्जॉशन फॉर टू लॉन्ग, एक तो कंट्रोल नहीं हो सकता है, फिर उसी के साथ रहना जीना, उसको बोला जाता है बर्नआउट स्टेज। उसके बाद आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। Being under stress for a long time
can lead to serious health consequences. जैसे कि हम लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, बीच बीच में भूल भी जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में होता है कि हम लोग बाहर से ताला लगाना भूल गए और कुछ देर जाने के बाद याद आता है हम लगाए कि नहीं। तो ये सब अलग अलग किस्म का स्ट्रेस है जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस में डेवलप कर लेता है और मुश्किलें ज्यादा पैदा होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी स्ट्रेस लेवल अगर आया तो कहाँ पर आप लोग चौकन्ना रहेंगे। अगर कभी भी नेगेटिव आ जाता है, अपने डेली लाइफ में परसिस्टेंट कर लेता है, कंट्रोल करने से मुश्किल हो जाता है, आप किसी और के साथ सपोर्ट पूछ रहे हैं, उसके बाद भी आप स्ट्रेस लेवल से दूर नहीं हो सकते, that is the time when you have to be very very cautious and take help from your side from a professional level। जैसे कि कोई काउंसलर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए या साइकियाट्रिस्ट हो गए। तो हम तो बोलेंगे इतना एग्जॉस्टिव स्टेज तक नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ते बढ़ते, जैसे कि आप लोगों को कोविड में देखने को मिला था कितना स्ट्रेस लेवल थे, तो उसी में मुश्किल हो जाता है स्ट्रेस लेवल कम करना। तो ओके, तो ये तो हम बताए किस किस तरह का है स्ट्रेस लेवल। तो दूसरा मॉडल का है ही, आप लोगों को जानने का जरूरत नहीं है, इसे जस्ट हम बताएंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस, ये तो जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, फिर एक अप्रिशिएशन हो गया, सेकेंड अप्रिशिएशन, देन रीअप्रेशल हो गया। जैसे कि हम कोविड का एग्जाम्पल भी दिए हैं, रिफ्लेक्ट ए मोमेंट अबाउट हाउ यू वर रिक्वायर्ड टू मेक द शिफ्ट। तो शिफ्ट के साथ अगर आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं तो वहीं पर रोक देना चाहिए। सो दिस आर डिफरेंट थिंग। तो ये हम दिखाते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? फुल स्क्रीन मैडम स्लाइड नहीं शो हो रही है। फुल नहीं दिख रहा है ना? नहीं आ रहा मैडम, नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो नहीं, शो नहीं हो रहा मैडम। अच्छा, अभी शो नहीं हो रहा है मैडम। अभी तो मैडम मुझे शो नहीं दिख हो रहा रही है। स्लाइड स्लाइड दिख रहा है ना, प्रिया वाला जो चीज? नहीं मैडम, स्लाइड दिख ही नहीं रही। अच्छा, अभी दिख नहीं रहा है? अभी नहीं दिख रहा है मैडम। अच्छा, ओके। तो हमें दिख रहा था इसलिए। अच्छा, हम फिर से स्टॉप करके फिर से करते हैं ताकि दिखे। है, अभी शो आने होने लगा। लगी है, आने लगी है, शो होने लगी है। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। तो ये दिख रहा है ना आपको? हाँ मैडम, आ गया। हाँ, तो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस हम लोग को पता होना चाहिए, कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। एक तो हम लोग ज्यादातर हम साइकोलॉजिस्ट हम लोग देखते हैं कि एक नेचर से होता है या नर्चर से होता है। तो वासुदेव जी, आप थोड़ा म्यूट हो जाइए क्योंकि वहां से कुछ आवाज आ रहा है। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पर हम अगर देखें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारा है जहाँ पर स्ट्रेस लेवल का सोर्स हो सकता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, एक टीचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बीच बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्लेग्राउंड में हो या क्लास में हो या कहीं और। कुछ एक्सपेक्टेशंस हुआ जाता है बीच बीच में, कुछ कारण के लिए नहीं होता है एक्सपेक्टेशन फुलफिल। वर्किंग कंडीशंस में स्ट्रेस कभी कभी आ जाता है। अगर क्लासरूम का साइज बहुत ज्यादा है, 20-25 तो संभाला जाता है, अगर 50-60 अगर हो जाए तो एक टीचर के लिए वहाँ पर स्ट्रेस लेवल हो सकता है, क्योंकि सब कोई एक जैसा नहीं है, होते हैं बच्चे। पुअरली वेंटिलेटेड क्लासरूम, एक क्लासरूम वेंटिलेटेड नहीं होता है, अगर बहुत गर्मी है तो वहाँ पर ना टीचर ना स्टूडेंट्स ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं।
अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आप लोग पीपीटी दिखाने वाले हैं या व्हाइट बोर्ड में कुछ शो करने वाले हैं, तो अगर वो एक्सेसिबिलिटी ना हो, अचानक वो बंद हो जाए तो मुश्किल है, जैसे कि हम लोग का अभी हुआ था। तभी ये तो स्ट्रेस नहीं है, ये तो हम लोग आराम से ठीक कर दिए। तो अगर ऐसा बहुत समय तक चले तो मुश्किल है। तो स्टूडेंट बिहेवियर, मोटिवेशन, ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जहाँ पर उन लोग कुछ कारण के लिए, हो सकता है फैमिली, अपने पेरेंट्स के कारण या सिबलिंग्स के कारण, उन लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, जाके क्लास में भी डिस्टर्बेंस दिखाते हैं। और चेंजिंग पेडागोजिकल डिस्कोर्सेस, मतलब एक पेडागोजी होने से ठीक है, हर साल कुछ कुछ पेडागोजी अगर चेंज किया जाए स्कूल इंस्टीट्यूशन में तो मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल है। टेकिंग इन द मोमेंट डिसीजन, अचानक किसी को बुलाया जाए और पूछा जाए कि अभी बोलो ये डिसीजन ठीक है कि नहीं, तो कुछ समय दिए बिना चेंजेस करना मुश्किल होता है। डेली हसल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर रोज अगर होता है तो मुश्किलें हैं। कंफर्मिंग टाइम प्रेशर एंड वर्कलोड डिमांड, टाइम कम हो और ज्यादा वर्कलोड हो तो वहां पर भी बहुत मुश्किलें दिखता है। तो ये तो एनवायरमेंटल का या स्कूल एटमॉस्फेयर का देखें। कुछ कुछ सोशल कल्चरल का भी है, जैसे कि इतने जल्दी से, जैसे कि कोविड का समय ही ले लीजिए, हम लोग पढ़ाते हैं ऐसे किताब से, लेकिन अचानक बोला जाए कि ऑनलाइन में आ जाइए तो तभी स्ट्रेसफुल हो जाता है किसी किसी को जो नहीं पता, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में, या सोशल प्रेशर हो जाता है बच्चों का अगर देखा जाए या हम लोग के ऊपर देखा जाए, प्रेशर ज़्यादा होता है काम खत्म करने के लिए और दूसरा एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी। और कल्चरल, जैसे कि हम लोग हर वक्त तो पढ़ाते नहीं है, कुछ कुछ कल्चरल कम्युनिटी हो या कुछ कंपटीशन हो, हम लोग को वहाँ पर भी काम करना होता है, तभी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो सोशल स्टेटस ऑफ टीचर्स, कभी कभी हम लोग स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर स्टेटस दिखाते दिखाते स्ट्रेसफुल हो जाता है कि हाँ ये लिया जाए या नहीं लिया जाए, whether it is necessary or it is a need or a want, है ना। तो ये सोसाइटी में दिख रहा है कितने सारे स्ट्रेस। तो उसके साथ साथ पर्सनल फैक्टर्स बहुत है, जैसे कि हम बताए पर्सनल फैक्टर्स, जैसे स्ट्रेस होने से हमारा फिजिकल हेल्थ में कमजोरी आ जाता है, तो फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाता है, जैसे कि हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा रेस्पेक्ट बोला जाए या हमारा एफिशिएंसी बोला जाए, कि आप अगर कोई बोले कि आपसे ये नहीं हो सकता, आपसे स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं होता है, अचानक प्रिंसिपल राउंड्स में आ गए और कुछ देख दिए क्लासरूम में और बुलाए तो मुश्किल हो जाता है। या क्लासरूम में आके कोई आपको पूछे कुछ सवाल, वहाँ पर आपका रिस्पेक्ट में मुश्किलें पैदा हो सकता है। और विश्वास एक विश्वास के साथ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर हमारा लाइफ इवेंट्स में बहुत मुश्किलें होता है स्ट्रेस में। जैसे कि घर में किसी का अघटन मृत्यु हो गया, कि अचानक मुश्किलें पैदा हो गया, कि किसी का तबीयत खराब हो गया और आपको वहाँ पर जाना है, कुछ कुछ पर्सनल फैक्टर्स में भी स्ट्रेस है। तो ये सब सोर्सेस है स्ट्रेस का, है ना। तो बच्चे अगर एडोलेसेंस में देखा जाए स्ट्रेस, तो एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जबकि बच्चे बड़े होते हैं, मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है, तो उन लोगों का फिजियोलॉजी स्टेज चेंजेस दिखता है, इरिटेशन हो जाते हैं बच्चे जल्दी से, और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है अपनों से, सेल्फ से एक्सपेक्टेशन, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, हम इतना पढ़ रहे हैं, बच्चे बोलते भी हैं कि हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हम मार्क्स क्यों नहीं ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जब छोटे होते इतना नहीं लगता, लेकिन बड़े जब हो जाते हैं, चाहे पेरेंट्स बोले या टीचर्स बोले, खुद पर एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है, along with the पेरेंट्स, फैमिली, पीयर्स, टीचर्स के साथ साथ मीडिया के साथ भी। तो यहाँ पर पोजीशन मैटर करता है और जेंडर भी मैटर करता है। यहाँ पर स्ट्रेस के हर कारण हो सकता है। स्ट्रेस होने के कारण इसमें क्या रिजल्ट होगा,
द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्ट्रेस, इफेक्ट्स किस किस कारण के लिए होता है, हम में अगर मुश्किलें पैदा होता है किस कारण के लिए होता है। एक तो कंटिन्यूशन ऑफ सिचुएशन, हम हर वक्त बोलेंगे सिचुएशन के कारण स्ट्रेस होता है। हर सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो इट इज डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर होता है, हो सकता है क्लासरूम स्ट्रेसर हो सकता है प्लेग्राउंड हो सकता है फैमिली हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी अगर स्ट्रेस पैदा करता है वही होता है स्ट्रेसर। तो ड्यूरेशन, अगर ये स्ट्रेस आपका बहुत दिन तक चले तो आप पर इफेक्ट हो सकता है। और प्रेडिक्टेबिलिटी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना दिन क्यों है, क्यों रिस्क लेना है, और कंट्रोल भी नहीं होता है। तो ये सब कारण के लिए आपका स्ट्रेस ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये आपको पूरा ब्रीफली बता देते हैं किस तरह का इफेक्ट होता है अगर हम लोगों का स्ट्रेस होता है। तो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, तो सब कोई बोलेंगे कि स्ट्रेस होने से तो हमारा माइंड में है, तो बॉडी में क्या है, बॉडी में बहुत इफेक्ट होता है। जैसे खाना में कम हो जाता है, खा नहीं पाते हम लोग ठीक से क्योंकि बहुत सोचते रहते हैं, सो नहीं सकते ठीक से। देयर आर चेंजेस इन वेट, हो सकता है वेट गेन हो या वेट लॉस हो। सो वेट गेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर स्ट्रेस होते हैं कुछ कुछ खा लेते हैं तो सोचते हैं कि स्ट्रेस से निकल सकते हैं, लेकिन नहीं। टायर्ड हो जाते हैं, रेस्टलेस फीलिंग होता है, तो हेडेक होता है, ज्यादातर हेडेक दिखता है बहुत लोगों का। सोमैटिक एक्स, जैसे कि पेट दर्द होना या गैस्ट्रिक होना, तो ब्रेथलेसनेस, ज्यादातर इससे एंजाइटी अगर ज्यादा होता है, हम पूछते हैं अगर ब्रेथलेस, सांस लेने में मुश्किल होता है, हाई बीपी भी दिखता है। और फ्रीक्वेंट इलनेस, अभी ठीक हुआ तो कुछ दिन के बाद फिर से स्ट्रेस के कारण। या कोई कोई ऐसे लोग हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं, और ये सब स्ट्रेस के कारण होता है। ये तो फिजियोलॉजिकल आप देख लिए। और अफेक्टिव, जो हम लोग का फीलिंग्स में दिखता है, इरिटेबल होता है, इरिटेट हो जाते हैं, कोई कुछ बुलाते तो हम जाते नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं। या मूड स्विंग, अभी अच्छा तो कुछ देर में खराब। तो इमोशनल, बीच में बहुत लोगों को पाया जाता है रोना, रो लेते हैं, या गुस्सा करते हैं, या खुद को कोसते हैं, या दे गेट वरीड, डरते हैं, पैनिक भी होते हैं। आजकल बहुत पैनिक अटैक होने लगा है, एंजाइटी अटैक होने लगा है। अचानक बैठे हैं आप, तो आपको लगा कि आपका धड़कन बहुत जोर से तेज से चल रहा है और पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सब एंजाइटी या पैनिक अटैक बोलते हैं, और ये कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक भी हो सकता है। ये बच्चों में भी पाया जाता है, हम लोग देखे हैं, सब में होता है। ये फीलिंग के कारण होता है। ज़्यादातर इंटरेस्ट कम हो जाता है, होपलेस फीलिंग आ जाता है, हमसे कुछ नहीं होगा, हेल्पलेस, कोई हेल्प नहीं कर सकता, एंड लो सेल्फ एस्टीम, खुद को तो प्यार है ही नहीं, खुद पर नजर भी नहीं है, और विड्रॉल कर लेते हैं, है ना। तो ये सब आपका फीलिंग्स के ऊपर हो सकता है, आप खुद भी देख सकते हैं अगर ऐसा चीज खुद पर हुआ है तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है। फिर आ जाता है हम लोग का इंटेलेक्ट पावर, कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन, जहाँ पर हम लोग याद नहीं रख सकते, ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर बच्चा कोई बोले कि हम नहीं, समझ में नहीं आता है, मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, तो आप लोग को डांटने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाए कि बच्चा कुछ स्ट्रेस में है, या घर में कुछ है, या कुछ और मुश्किल है। और लो अटेंशन स्पैन कम होता है, जैसे कि आप एक जगह ज़्यादा टाइम तक अटेंशन नहीं दे सकते, आपका डाइवर्शन होता है इधर उधर। फॉरगेटफुलनेस, बहुत जल्दी भूल जाना का हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग तो है ही नहीं,
और हर वक्त आप सोचने लगेंगे कि ओवरलोड हो रहा है, मेंटली आई एम ओवरलोडेड। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जैसे कि आप कुछ सोचे उसका दूसरा, क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, खुद को कोसना और दूसरों को, और क्रिएटिविटी तो हो ही नहीं सकता जब स्ट्रेस हो। तो इंटरपर्सनल एंड अदर मैनिफेस्टेशन, ये तो अपने में दिख रहा है, लेकिन दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करें तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और एक चीज देखा जाए बच्चों में, अगर हम लोग को देखने का चांस मिले तो उन लोग ऐसे ही, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत गंदा रहेगा कि ठीक से हेयर हो या क्लोथ्स हो गंदा गंदा पहनेंगे, क्योंकि उनको इतना केयर ही नहीं खुद को, जैसे भी वो जाके पढ़ बैठना है, सुनना है बस। और लगातार खुद को हार्म करना, ये हम देखे हैं बहुत पेरेंट्स को, हम बुलाए भी हैं ऐसे प्रोफेशनल, क्योंकि बच्चों को हम देखे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में उन लोग ब्लेड रखते हैं, जैसे कि कटर रखते हैं, इरेजर रखते हैं, उसी में खुद को हार्म कर देते हैं, काट देते हैं। अब गुस्सा ज़्यादा हो तो खून निकाल देते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आ गया है इस जनरेशन में। तो एक एक ऐसे भी लोग हैं जो कि सुइसाइड करने का मन होता है, मुझे ये इससे क्या लाभ, ये बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तभी बच्चे या कहीं भी सुइसाइड लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो पेशेंस नहीं है बच्चों का। तो 10th स्टैंडर्ड है, ऐसा भी देखने को मिला है कि अच्छा मार्क आएगा, लेकिन बच्चा पर होप नहीं है, घर में बोलते रहते हैं तो पढ़ता नहीं था, क्या पता क्या मार्क आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले वो कहीं से कूद लेता है या कुछ ना कुछ कर लेता है। तो अभी इतना सेंसिटिव सब कुछ चल रहा है कि हम लोग को बहुत ध्यान से सबसे बात करना है। बेहतर है बच्चों से अच्छे से बात करें तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। और हम यूनिवर्सिटी लेवल में देखे हैं, बच्चे बताते हैं कि हमें बुली करते थे स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा बुली करने के वजह से भी उनको हेल्पलेस होपलेस सिचुएशन हो सकता है। तो ये होता है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस होने के कारण हम लोगों में ऐसा इफेक्ट देखा जा सकता है। तो स्ट्रेस अगर एग्जॉशन, जहां पर हम देखे हैं एग्जॉशन के ऊपर अगर चला जाता है तो उसको बोला जाता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब ये है कॉन्स्टेंटली फीलिंग टायर्ड, एक दो दिन नहीं, सप्ताह महीना हो गया आपको टायर्ड फीलिंग होते ही रहता है। और इसका कारण आप कहीं भी टेस्ट करवाइएगा तो नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ रिजल्ट। फीलिंग टायर्ड, फील लाइक गिविंग अप, हमसे नहीं होगा, एंड हैव बिकम डिटैच्ड, सबसे अलग रहना, है ना। तो इसमें जैसे हम बताए हैं फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, हर तरह का एग्जॉशन आपको गंदा रखता है। बर्नआउट इज व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, कितना बार हम फेल होते रहे, हमसे नहीं होगा, तो अनसक्सेसफुल के वजह से उसको समझाने वाला कोई नहीं रहता, तभी लोगों का बर्नआउट में भी आप लोग अगर किसी को देखें या खुद पर ऐसा कुछ समय हो, आप तुरंत प्रोफेशनल लेवल का हेल्प लीजिए, क्योंकि बर्नआउट से आगे बढ़ने से हो जाता है डिजीज। जैसे कि फिजिकल डिजीज होता है हम लोगों का, वैसे मेंटल हेल्थ डिजीज भी होता है। तो आप लोग को चौकन्ना रहना है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस दैट इफ यू सी एनी टाइप ऑफ सिम्टम्स in you or in your family or in your students level और relatives, आप लोगों को चौकन्ना रहना है, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल डिजीज बहुत आसान से हो जाता है लोगों पर। और यहाँ पर इम्बैलेंस दिखता है डिमांड्स ऑफ द जॉब एंड द रिसोर्सेस ना, हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्स कम है, तो हम सोचते हैं कि हम खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे इतना सारा हो सकता है लेकिन कोई लोग नहीं है हम लोग को रास्ता दिखाने, या हम बोलते हैं भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। दैट इज व्हाट बर्नआउट। बर्नआउट में is characterized by exhaustion, depersonalization and low sense of accomplishment। तो ये तीन चीज
आपको चौकन्ना करवा सकता है। जैसे कि आप कब बोल सकते हैं कि बर्नआउट आपका हुआ है? एक इमोशनल एग्जॉशन, इमोशनल रिसोर्सेस, जबकि दिस कैन बी क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन टीचर्स, इसलिए हम लोग ये लेकर रहे हैं। दे डील विद स्टूडेंट्स and their social emotional needs, especially when students are in a residential setup, wherein they are dependent on the teachers and caregivers as well. अगर टीचर रहते हैं रेसिडेंशियल, उनको टीचिंग क्लासरूम में और हॉस्टल में अलग अलग बिहेव करना है, एक तरह तो बिहेव नहीं हो सकता। तो इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाते हैं टीचर जब बच्चे ठीक से नहीं सुनते हैं। तो सभी बोलते हैं कि हमारा पर्सनल स्पेस बोल के कुछ नहीं है, तो इमोशनली उन लोग को बहुत अफेक्ट कर लेता है। दूसरा, डीपर्सनलाइजेशन, इसका मतलब डिस्टेंसिंग oneself from others and might develop negative feelings, being cynical feelings of alienation from students, co-workers and others. अगर देखा जाए कोई भी टीचर या स्टूडेंट दूसरों से भागते हैं, अलग रहना चाहते हैं, जैसे कि टीचर्स ऑफन डू द डेली वर्क इन इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन। एक तो प्रिपेयर करने के लिए तो अलग समय तो चाहिए ही सब टीचर्स लोगों को, लेकिन इट पुट्स देम इनटू बर्नआउट सिम्टम्स, उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल इतना है, तो आप दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ घुल मिल के नहीं रह सकते। दैट इज वन ऑफ द थिंग। लो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब यहाँ पर सोसाइटल परसेप्शन, आप तो खुद को देख रहे हैं लेकिन सोसाइटी भी आपको देख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं। सो दिस आर डिफरेंट बर्नआउट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये तो हम लोग को देखना है कैसे कोप किया जाए। इतना तो हम बता दिए, ये हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन कोपिंग स्टाइल क्या होता है? पहला, इसका 4 टाइप्स ऑफ कोपिंग स्टाइल है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज है। एक इफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सिस्टमिक। इफेक्टिव होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस, वेंट आउट करना, किसी के सामने बोलना जो आपको समझे, जो आपका बात सुने। बहुत कम है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे तो सुनते ही हैं, डॉक्टर लेवल में तो सुनते ही हैं। इफ यू आर अंडर स्ट्रेस देन यू शुड टॉक इट ओवर विद समवन, जैसे कि हम बोले अभी। As teachers, we also need to practice mindfulness and self-compassion. ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पास्ट सोचते नहीं तो फ्यूचर, प्रेजेंट का सोचते ही नहीं। तो माइंडफुलनेस एक है, जो कि एक टेक्निक है जो प्रेजेंट का सोचा जाए। खुद का एक समय दीजिए, सबका समय तो है ही, कहीं अकेले वॉक करने जाना या नेचर के साथ बैठना, या रात में जस्ट लुक एट द स्काई, है ना। और सेल्फ कंपैशन, खुद लव योरसेल्फ। हम लोग बहुत ज़्यादातर ब्लेम करते हैं, आई एम राइट और रॉन्ग, ये पूछते रहते हैं, लेकिन ये अगर होगा तो हम लोग ही कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो फीलिंग्स जो है, हम लोग का फीलिंग्स को खुद को सुनना है, दूसरों से सलाह मशुरा लेना है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। रीअश्योरेंस इज ऑल्सो अ हेल्पफुल टेक्निक। खुद को रीअश्योर कीजिए कि हम ठीक है। ज़्यादातर योगा टेक्निक में बोलते हैं कि रिपीट ऑल दिस 3 थिंग्स, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये सब अगर बोला जाए, क्योंकि माइंड होता है एक कंप्यूटर का सीपीयू जैसे, आप जैसे माइंड को फीड करेंगे माइंड वैसा ही काम करेगा। आप नेगेटिव फीड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा बार बार, पॉजिटिव फीड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए कोपिंग मैकेनिज्म में फीलिंग्स को, अपना फीलिंग्स को जांचना फर्स्ट। बिहेवियरल कोपिंग, जैसे कि योगा हम बोले थे, योगा बेनिफिट देगा माइंडफुलनेस, क्योंकि योगा जब कोई करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तभी प्रेजेंट में आ जाता है, और बहुत सारा सोच इधर उधर होने से भी आप लोग योगा में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और उसके साथ बिहेवियर, अगर कोई
योगा करना चाहते हैं या खुद का समय बिताना चाहते हैं, अगर ऐसा कर भी पा रहे हैं, यू शुड रिवार्ड योरसेल्फ। हम खुद को भूल जाते हैं कि हम भी कुछ अच्छे काम करते हैं। कोई बच्चे अगर अच्छे काम करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, उसी तरह हम भी अगर अच्छे काम करते हैं तो हम खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो मुश्किल हो जाता है। Systematic desensitization is a specific technique that can help. Systematic desensitization मतलब यह टेक्निक है जहाँ पर कुछ भी सिचुएशन अगर हो आपको और आपको कुछ इमोशनली डल या अनहैप्पी फील हुआ हो, तो आप एक जगह में बैठ के उसी सिचुएशन को सोच के उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद टेक्निक को माप के देख के फिर आपको पता चलेगा वो सही बात हुआ कि नहीं। सो डिसेंसिटाइजेशन करना है, सेंसिटाइज नहीं करना है। सो दिस आर ऑल बिहेवियर कोपिंग स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज इसको बोलते हैं थॉट्स। आप कैसे सोचते हैं, आप जैसे सोचेंगे आपका एक्शन वैसा ही दिखेगा। जैसे कि कॉग्निटिव कोपिंग मतलब फोकस होता है आपके थॉट्स के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, आपका अंदर का डायलॉग के ऊपर, जैसे आप परसीव करते हैं। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। ये थॉट के ऊपर हो जाता है। तो कभी कभार हम लोग खुद को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये सोच के नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है। खुद को और भी सम्मान देना, खुद को रिस्पेक्ट करना और खुद को आगे बढ़ाना को ही थॉट प्रोसेसेस का कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा चीज अगर देखा जाए, स्टूडेंट माइट फील ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ स्टडीइंग फॉर द सोशियोलॉजी एग्जाम, बट व्हेन शी ब्रेक्स डाउन एंड फिगर्स आउट दैट इज डूएबल। जैसे कि इतना बड़ा चैप्टर है, सब कुछ अगर नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए तो बच्चा पढ़ सकता है एंड इट इज अचीवेबल। तो अगर आपको कुछ बड़ा चीज में स्ट्रेस हो गया हो, आपको स्ट्रेस को तोड़ना है। किस तरह का, किस लिए स्ट्रेस हुआ है, कारण सोचना है। कहीं भी किसी पर भी अगर गुस्सा भी है, हम अगर सोचने लगे कि हम क्यों गुस्सा है, तभी गुस्सा आधा अलग हो जाता है, आधा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये हम सबको बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट को भी बोलते हैं। जितना भी मुश्किलें पैदा हो, एक ना एक चीज तो अच्छा होता ही है। तो आज ये भी हो सकता है आप लोगों को इतना पता चला, दैट इज व्हाट यू आर थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड इज थैंकफुल। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप लोगों को ये होना चाहिए कि ये अच्छा चीज हुआ है मेरे साथ। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि कंट्रोल कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। आप अगर सही नहीं सोच रहे हैं, उसको अल्टरनेट थॉट लेके सही सोचने का कोशिश कर सकते हैं। दिस इज सिस्टमिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज। हेलो, थोड़ा वेट कर लीजिए प्रियंका मैम, थोड़ा म्यूट कर लीजिए डॉक्टर प्रियंका। या तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए समझाते थे। तो सिस्टमिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज इज इन्वॉल्विंग इंटरैक्शंस and relationships with systems such as family and school. ऐसा नहीं कि टीचर के हिसाब से हम लोग पढ़ाए स्कूल में और चुपचाप आके घर में बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के साथ करना है, अपने कोलीग्स के साथ करना है, स्कूल में भी अपना पढ़ाने के साथ साथ खुद को भी पढ़ना है कुछ जानने के लिए, जैसे कि आप लोग वर्कशॉप भी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा चीज हम बताएंगे जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है, रेजिलियंस। रेजिलियंस इज अ क्रूशियल एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड टू हेल्प कोप विद स्ट्रेस। रेजिलियंस ऐसा चीज है जो कि जैसे कि आप बॉल को ऐसे नीचे फेंकते हैं, बॉल ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे लाइफ में अगर हम कभी भी नीचे गिर जाते हैं तो अवसर ऐसा है हम उठ के बैठे। कोविड के टाइम में कितने लोगों का कितना मुश्किलें पैदा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोग चुपचाप बैठ गए हैं। उन लोग कोशिश करके ऊपर उठने का कोशिश
कोशिश भी की है। ऐसा भी सिचुएशन हुआ था, कितने स्टूडेंट्स हमें फ़ोन भी किए थे कि मेरे मम्मी गुजर गए, मेरे पापा गुजर गए, मेरे घर में मुश्किलें हो गया। तो जबकि उन लोग प्रोफेशनल हेल्प लिए हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता रेज़िलियंस के साथ उनको उठना पड़ा। और ऐसा भी सिचुएशन हुआ है जो कि एक अभी भी याद है, जो गुजरात से एक लड़की आई थी, उसका पापा गुजर गए और घर में कोई नहीं था, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में बोल के उसका फीस वेव ऑफ करना पड़ा कि ताकि उसको हेल्प किया जाए। और उसका विलिंगनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आज वो एक नौकरी में है, उसका मम्मी को हेल्प कर रही है और अपना भाई को भी हेल्प कर रही है पढ़ाई में। तो रेजिलियंस ऐसा है कि सबका मुश्किलें आता है, लेकिन मुश्किलों को क्रॉस करके, मुश्किलें फेस करके हमें आगे बढ़ना है, इसी को बोलते हैं रेजिलियंस। तो ये सब कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप तो देख लिए हैं। इसी से ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। सो स्ट्रेस सबको आएगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं आएगा, आना चाहिए। आने से आप उसको कैसे संभाल रहे हैं स्ट्रेस को, तो आप कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाइए और खुद के लिए टाइम दीजिए। सब प्रोफेशन में हम लोग दूसरों के लिए टाइम देते हैं, खुद के लिए कब टाइम देते हैं? जब खुद को कोई पहचानने लगे तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल हमारे होते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं। तो इसलिए स्पेंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, खुद का टाइम खुद के लिए रखिए। और बीच बीच में लिखने, जर्नल राइटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कुछ अच्छा हुआ है, कुछ हुआ है, आप एक ग्रैटिट्यूड के साथ लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। कभी कभार स्ट्रेस हो गया तो ये अच्छा बात पढ़ने से आपको खुशी मिलेगा, आपको स्ट्रेस से हल्का लगेगा। सो थैंक यू आपका। थैंक यू मैडम। Thank you, madam. थैंक यू सो Thank you, ma'am. मच। Thank you थैंक so यू वेरी much, मच madam. मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू सो रीता मच मैम, मैडम, थैंक यू सो आपने मच। बहुत अच्छा Thank गाइड you, किया। madam. वी आर वेरी रिगार्ड। थैंक यू। हम आपके बहुत बहुत थैंक यू आभारी हैं मैडम, मैडम, आपने बहुत बढ़िया गाइड किया। आपका सेशन बहुत अच्छा थैंक यू रहा। मैम। अभी अभी थैंक थैंक यू मैम। यू। होपफुली हम कुछ दे पाए, क्योंकि ये तो Madam, आपको एक प्रोफेशनल है ही। थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू निशा मैडम स्टूडेंट अगर आप थैंक यू वंडरफुल मैडम। सेशन मैम। पूछना चाहता है कुछ? निशा सॉफ्ट सोरेन कॉपी कुछ? थैंक यू मैडम। हाँ, क्यों नहीं, शेयर कर पाएंगे क्या मैम? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं। कोई बाय बाय मैम दिए हैं, कल बाय बाय कर लेंगे, कल लास्ट है हमारा। तो ठीक है, सो थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा लगा मैडम आपका सेशन, जी मैडम, सॉफ्ट बहुत कॉपी अच्छा लगा शेयर मैडम। करेंगे क्या? वेरी बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्यों नहीं। मैडम, बहुत अच्छा रहा सेशन, उसमें सारी जानकारी जो हम लोगों को चाहिए क्लियर हो चुकी मैम। थैंक यू सो मच रीता मैम, अच्छा, थैंक यू थैंक यू अनुपमा सो मैम। मच, थैंक यू सो मच रीता मैम। बहुत थैंक यू तो मैडम। अच्छे थैंक से यू। समझ में आया, सब कुछ ये अच्छा लगा जी। मैडम, आपने अच्छा, बिना स्ट्रेस के बहुत अच्छा पढ़ा दिया और हम लोग का थैंक यू। स्ट्रेस ऐसे ही दूर हो गया। अच्छा, एक्सक्यूज ये मी मैम। तो बहुत अच्छा है। यस प्लीज। हाँ, मैम बोलिए। क्या ये स्लाइड्स हमें मिल सकती है? हाँ, हम स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे। इसको मैडम यस शेयर कर मैम दें तो बहुत प्लीज। हेल्प हो जाएगी आपकी। हाँ, हम इनसे जो हमें बोले हैं स्पीकर के लिए इनवाइट किए हैं, हम स्लाइड कर देंगे और बोलेंगे कि उनको आप लोगों से शेयर कर देने के लिए। नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल मैडम। मैडम। यस मैम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें अगर थैंक हमें यू मिलनी मैडम। चाहे तो ये इजी हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, थैंक यू हम मैम। शेयर कर देंगे। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक ठीक यू है, मैडम। चलते हैं। थैंक यू, थैंक ओके यू कल मैडम। मिलते थैंक हैं यू फिर से। मैडम। थैंक्स अ लॉट मैडम। वेलकम सर। जी थैंक यू मैडम। मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग हैं करके। हाँ मैडम, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो सबसे विदा यस लेते मैम। हैं, कल फिर से मिलेंगे, कल लास्ट है हमारा, फिर से कल मिलेंगे। यस मैडम। ठीक। चलिए, गुड डे मैडम। ओके मैम।
स्वच्छता कहाँ लेके आए हैं वो मास्टर? देख के
अच्छा